हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश एसपी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी मॉडल पेपर है। जी हाँ, मैं दोस्तों इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसको देखो, ये ऑफिशियली यूपी बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 का मॉडल पेपर है। यूपी बोर्ड ने जारी की है। इस वीडियो में हम लोग इसका मतलब एकदम एक एक क्वेश्चन वाइज बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। आप सब जानते हो कि शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो इसमें जो 20 मार्क के शुरू में इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रहेंगे पार्ट ए के अंतर्गत, इनमें देखना बहुत कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपके मतलब प्रोज से भी रहेंगे, पोएट्री से भी रहेंगे। ठीक है, आप लोग के मतलब जैसे नॉर्मल सप्लीमेंट्री से भी रहेंगे। उसके अलावा मतलब आपके बुक से बाहर के भी रहेंगे, पैसेज बेस्ड आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बहुत टाइप के ऑब्जेक्टिव इस 20 प्रश्नों में रहेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग ये पार्ट ए के अंतर्गत जो 20 ऑब्जेक्टिव हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड द्वारा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, आप लोग का 70 मार्क का पेपर होगा, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इस 20 का ऑब्जेक्टिव आप सब जानते हो कि ओएमआर शीट पे आंसर देना होगा, और 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव होगा उसका नॉर्मल जैसे आप लोग उत्तर लिखते हो कॉपी पे वैसे लिखना होगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग के ये ऑब्जेक्टिव है, यानी जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इनको सॉल्व करना। बाकी इससे पहले मैं बता दूं कि आपका पूरा का पूरा मैं हिंदी का, उसके अलावा मैथ का, ये 2 विषयों का सॉल्व कर चुका हूँ। हिंदी का, मैथ का, और शायद साइंस का भी कर चुका हूँ। ठीक है, साइंस का भी कर चुका हूँ मॉडल पेपर सॉल्व। तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं उनका सॉल्यूशन। चलो इनको करते हैं। देखो, पहला आप लोग का क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको एक मतलब ये पैसेज दे देगा, जैसे ये पैसेज दिया है, ठीक है, ऐसा ही पैसेज दिया रहेगा, और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, और इधर अगर मैं आ जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 3 ठे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक पैसेज दे देगा। ठीक है, ये पैसेज आपके बुक से नहीं होगा, कहीं बाहर से होगा, और इस पैसेज से ही आपका 3 ठे ऑब्जेक्टिव बना देगा और इनका आपको आंसर देना होगा। तो चलो इसको पढ़कर पैसेज को, इस ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे देंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। इनका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी अगर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप सीधे पैसेज को मत पढ़ने लगना। पहले आप जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन, ये मतलब एक ट्रिक आप इसको मान लो, ये सॉल्व करने का मतलब ट्रिक एक तरह से समझ लो। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, मतलब हम अनेबल होते हैं एक साउंड, एक आवाज को सुनने में। इफ साउंड, यदि साउंड क्या होता है। इट इज टू लो, यह बहुत लो होता है। इट इज टू हाई, यह बहुत हाई होता है। इट इज टू नॉइजी, या यह बहुत नॉइजी होता है। या बोथ ए एंड बी, यानी बोथ ए और बी ये दोनों सही है। कौन सा इसमें से ऑप्शन मतलब हम लोग का राइट होगा। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है। ये पैसेज पढ़ोगे ना तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अभी हम लोग पढ़कर खोजेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते कि ताकि हम पैसेज पढ़ें तो उसी टाइम इसका आंसर मिल जाए। ठीक, उसके बाद देखो इधर आप लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पे कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मीन्स मतलब जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं। ठीक है, यानी एक्सट्रीम्स मीन्स जैसे एक अंतिम सीमा, एक तरह से बोल सकते हो। आर अलाइक मतलब के समान, कैसे मतलब किस प्रकार समान होती हैं। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मतलब दो एक्सट्रीम हैं वो अलाइक होती है, समान होती है। इसका मतलब क्या है, मीन्स इसका मतलब क्या है। और इसके लिए हम लोग का 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सट्रीम्स पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, या फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ओके, या हम लोग का वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, ये होगा। या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी ये जो तीनों ऊपर दिया गया ये तीनों सही होगा। ओके, ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ओके, मतलब जो पैसेज है उसमें से कौन सा मतलब पैसेज में दिया हुआ एक शब्द है जो स्लो का अपोजिट है। स्लो मीन्स एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं धीमा या धीरे।
तो इसका अपोजिट यानी तेज होगा। तो तेज का हम लोग का पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है? तो चलो अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं और इन तीनों का आंसर ढूंढते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का होगा, हर एक सब्जेक्ट में ये आएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए इस साल है ये। तो उसको सॉल्व करने का आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का। और जो 50 मार्क के सब्जेक्टिव होंगे उनको सॉल्व करने का आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 घंटे में तो आराम से ये 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझते हुए एकदम अच्छे से डिटेल में। तो चलो, यहाँ पे मुझे 1 घंटे लग रहा है इसलिए ताकि मैं आपको समझा रहा हूँ एक-एक चीज़ें, नहीं तो 1 घंटे नहीं लगेगा मुझे। मुश्किल से 20 इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगेगा। चलो, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हाँ देखते हैं। सबसे पहले चलो अब ये पैसेज पढ़ते हैं। देखो, दिस इज अ ग्रेट लेसन, मतलब ये एक बड़ा लेसन है, महान लेसन है। फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब हम सब के लिए। टू लर्न, मतलब लर्न करना। डैट की इन ऑल मैटर्स, मतलब इन सभी मामलों में। द टू एक्सट्रीम्स, मतलब जो 2 एक्सट्रीम्स होती हैं, मतलब एक्सट्रीम्स मतलब जैसे अंतिम सीमा एक तरह से बोल सकते हैं। आर अलाइक, मतलब समान होती हैं। कैसे समान होती है? द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। जो एक्सट्रीम पॉजिटिव होती है और एक्सट्रीम निगेटिव होती है वो हमेशा समान होती है। किस प्रकार? जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा गया है कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम। ओके, मतलब कह रहा है कि जो लाइट की वाइब्रेशन होती है वो बहुत स्लो होती है तो उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है। नॉर, और न ही डू वी सी, और ना ही हम देख सकते हैं देम, यानी उनको। वेन, जब दे आर टू रैपिड, जब वो बहुत तेज हो। यानी जो हम लोग की जो 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक मतलब अंतिम सीमा वाली और एक निम्न सीमा वाली, वो हम दोनों के लिए मतलब विजिबल नहीं होगी। जैसे हम लोग की एक लाइट, मतलब वो दोनों एक दूसरे के समान होती। समान कैसे? जैसे यहाँ लाइट का उदाहरण दिया कि अगर लाइट काफ़ी स्लो हो तो भी हम उसको मतलब नहीं देख सकते या किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, और लाइट काफ़ी तेज हो तो भी, रैपिड मीन्स तेज, ठीक है, तो हम लोग तो भी उसको नहीं देख सकते। तो यहाँ देखो हम लोग का मतलब यहाँ पे रैपिड हम लोग का शब्द आया। रैपिड मीन्स तेज एक तरह से। और हम लोग का एक तीसरा क्वेश्चन था ना, स्लो का हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था। यहाँ पे देखो स्लो का हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा था, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो रैपिड, क्योंकि रैपिड मीन्स तेज, ठीक है। हाँ, तो ये रैपिड हम लोग का बी आंसर हो जाएगा थर्ड का। देख रहे हो, पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमने इसका आंसर आप मतलब यहीं पे हम लोग का मिल गया। तो ये मतलब ये मस्त होता है मतलब आंसर ऐसे क्वेश्चन का निकालने का। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है कि सो विथ साउंड, मतलब यही बात मतलब आवाज़ के साथ भी लागू होती है, ठीक है। वेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, मतलब जब जो साउंड होती है वो पिच में बहुत लो होती है तब भी उसको हम लोग नहीं सुन सकते। वेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, और अगर यह बहुत तेज होती है तब भी हम इसको नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा था कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, क्या हो साउंड? तो भाई अभी हमने यहाँ पे देखा कि वो अगर काफ़ी लो हो तभी भी हम उसको नहीं सुन सकते हैं, और काफ़ी हाई हो तभी भी हम उसको नहीं सुन सकते। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। और यहाँ देखो चौथे ऑप्शन में बोला कि बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों सही है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। तो 2 क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया। एक और क्वेश्चन हम लोग का बचता है। वो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखो कह रहा है कि दी टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मतलब जो 2 एक्सट्रीम्स होती है वो अलाइक होती है, समान होती है। इसका मतलब क्या है? तो अभी हमने इसका मतलब तो ऊपर ही देख लिया यहाँ पे कि जो 2 एक्सट्रीम मतलब अलाइक कहने का मतलब कि दोनों मतलब स्थितियों में समान रिजल्ट मिलता है। जैसे अगर साउंड का ही उदाहरण लिया जाए तो जैसे साउंड काफ़ी तेज हो तो वो तो भी हमें नहीं सुनाई देगा, और काफ़ी धीमे है तो भी हमें नहीं सुनाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव। इसका मतलब कुछ नहीं है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, इसका ये भी मतलब गलत है। इस ये सी है कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। बिल्कुल हम बोथ सिचुएशन यानी जो एक्सट्रीम अलाइक कहने का मतलब टू एक्सट्रीम अलाइक, मतलब 2 एक्सट्रीम्स में जैसे मतलब साउंड का उदाहरण लेकर बताया कि अगर साउंड काफ़ी तेज हो तो भी उसको नहीं सुन सकते, और काफ़ी धीमे हो तो भी नहीं सुन सकते। तो इन दोनों स्थितियों में हम लोग की समान सिचुएशन पैदा हो रही है। तो ये यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको ये पहला जो क्वेश्चन है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि
पैसेज बेस्ड जो होता है ऑब्जेक्टिव या पैसेज बेस्ड जो सब्जेक्टिव भी इस पे अगर कोई क्वेश्चन बना दे तो मैं आशा करता हूँ आप आसानी से इसका आंसर दे लोगे। तो ऐसे करते हैं, क्लियर है? तो ये 1 से 3 तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार का होगा। अब चलो हम लोग आगे कर लेते हैं। आगे देखो, आगे आप लोग का जो यहाँ पे देखो 4 से 8 दिया है, यानी 4, 5, 6, 7, 8 5 जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आप लोग का 5 जो ऑब्जेक्टिव होगा प्योरली ये ग्रामर सेक्शन से होगा। ग्रामर सेक्शन से मीन्स इसमें आपका आर्टिकल से प्रश्न हो सकता है, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकता है, टेंस से हो सकता है, या मतलब आपका रीऑर्डेनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस से हो सकता है, टेंस से हो सकता है। टेंस मैंने बोल दिया, तो यही मतलब ग्रामर सेक्शन से होगा ये 4 से 8 तक के प्रश्नों में। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं जो जो भी प्रश्न दिया है। यहाँ पे देखो आई और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया है, देयर विथ माई पेरेंट्स। ओके, यहाँ हमें खाली स्थान में भरना है कि क्या होगा, और ये इसका मतलब कि ये हम लोग का टेंस से रिलेटेड प्रश्न दे दिया। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे खाली स्थान है, देयर विथ माई पेरेंट्स। अब इसमें क्या होगा, विल गो होगा, वेंट होगा, या हैड गॉन होगा, या ये तीनों होगा, या यहाँ पे दिया कि ऑल ए बी सी आर करेक्ट, मतलब ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। तो देखते हैं हम लोग मतलब इसको बैठा कर यहाँ पे देखते हैं। विल गो, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स। ओके, यहाँ पे देखो आप ध्यान देना, ठीक है? ओके, चलो यार बोलते बोलते थोड़ा गला गला बैठ जा रहा है। चलो यहाँ पे देखो आई, आप पढ़े होंगे कि आई और वी के साथ सैल का प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब मॉडर्न मतलब ज़माने में आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है जोर देने के लिए, तो यहाँ पे विल प्रयोग हो सकता है। तो आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, और विल गो तो ये किस में चला जाएगा, ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अपने माता के पिता के साथ, आई विल गो देयर मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा, तो ये बिल्कुल ये बैठ जाएगा, हम लोग का फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, वेंट। वेंट क्या है, मतलब गो, वेंट, गॉन, मतलब वेंट सेकंड फॉर्म है वर्ब का, जाना का, गो का। तो आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया था। ठीक है, ये मतलब पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चला जाएगा, तो ये भी बिल्कुल राइट है, ये भी यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद थर्ड है हैड गॉन, चूंकि हैड किस में प्रयोग होता है, हैड प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड गॉन मतलब इसमें चुका, मतलब चुका था। आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जा चुका था, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों यहाँ पे सही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी में बोल रहा है कि ऑल ए बी सी आर करेक्ट, मतलब ये तीनों करेक्ट है। सही है, तीनों करेक्ट है, ये तीनों यहाँ पे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोग का ये मतलब चौथा क्वेश्चन हो गया। चलो पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। ओके, यहाँ पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक तरह से नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलेंगे इसको, वहाँ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो इफ़ यू वांट टू नो, मतलब इफ़ यू वांट, यदि मतलब आप चाहते हो, टू नो मतलब जानना, अबाउट न्यू थिंग्स मतलब नई चीज़ों के बारे में, यू आर तो आप हो, क्या क्या हो, एक तरह से क्या हो। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो कॉशियस। ठीक है, ये कॉशियस मीन्स एक तरह से इसका हिंदी अर्थ सावधान होता है। तो आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो आप सावधान हो, नहीं यार ये तो गलत है। कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स होता है सचेत, ये सचेत एक तरह से बोल सकते हैं, या अवेयर, अवेयर वही होता है इसका साइनोनियम। तो क्या आप नई चीज़ों के मतलब बारे में जानना चाहते हो, मतलब काफ़ी इच्छुक हो जानने को, तो आप सचेत हो, नहीं यार ये भी नहीं हो सकता। केयरलेस, केयरलेस क्या लापरवाह होगा, नहीं ये भी गलत है। यहाँ पे देखो क्यूरियस, क्यूरियस होगा जी हमें दोस्तों। क्यूरियस मीन्स इसको बोल सकते हैं इच्छुक या जिज्ञासु, मतलब आप देखे होंगे, मतलब हम लोग का आइंस्टाइन क्या था या न्यूटन क्या था, काफ़ी जिज्ञासु था, मतलब नई नई चीज़ों को जानने के लिए। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, तो उसका इसका मतलब होगा कि क्यूरियस। आप यदि नई चीज़ों को सीखने या जानने के बारे में मतलब बहुत इच्छा रखते हो, तो आप क्या होगे कि आप क्यूरियस होगे, उसको क्यूरियस बोलते हैं। क्लियर, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, 5 के बाद 6 नंबर। देखो यहाँ जो 6 नंबर यह प्रश्न है आप लोग देख सकते हो, यह आपका टेंस से रिलेटेड है कि रीअरेंज आप द फॉलोइंग
क्लस्टर्स ऑफ मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, यहाँ हमें एक ये सेंटेंस दे दिया है और इसको इधर उधर दिया है, ठीक है, और इसको हमें मतलब सजाना है मीनिंगफुल वे में। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सजा लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, या मतलब आपको पढ़ने से ये गलत लग रहा है। माई टॉयज लव्स मतलब मेरे खिलौने प्यार करते हैं, टू शेयर हिज ब्रदर नहीं, ये गलत है। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ऐसे ही आप पढ़ ही रहे हो तो यहाँ देख रहे हो गलत टाइप का महसूस हो रहा है। माई ब्रदर्स यानी मेरा भाई, लव्स मतलब एक तरह से प्यार करता है, टू शेयर हिज टॉयज मतलब अपने खिलौने को शेयर करना, प्यार करता है यानी यहाँ पे मतलब प्यार करने का मतलब पसंद करता है। तो सही बात है, बिल्कुल ये आपका एकदम सेंटेंस राइट है। और ये क्यों गलत है? टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स, देख रहे हो ये कैसे लिखा गया है इधर उधर गलत, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला, ये तो आपको पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा। तो ये चलो 6 नंबर के बाद हम लोग 7 नंबर जो है प्रश्न उसको कर लेते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। देखो 7 नंबर प्रश्न क्या है ऑब्जेक्टिव का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ओके, इसमें से हमें मिस स्पेल्ड वर्ड छांटना है, मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक गलत है उसको छांटना है। तो देखो इसको छांटते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला शब्द क्या है? एबंडेंस लिखा है, एब्यूंडेंस, ABUND। देखो यहाँ पे DANC होता है, ठीक है, यहाँ पे ई लिखा है उसके जगह पे ए होगा। इसका मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, प्रचुर, काफ़ी ज़्यादा, सफिशियंट, ठीक है। तो यहाँ पे ई नहीं रहेगा, ए रहेगा, तो ये हम लोग का यही गलत शब्द है। बाकी ये सही है बिल्कुल, इसके अलावा ये 3 तो सही होंगे, क्योंकि हमें एक मिस स्पेल्ड वर्ड गलत शब्द छांटना था, तो ये गलत पहला ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग का ये अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, इसका स्पेलिंग आप लोग याद करना। अटेंडेंस जैसे उपस्थिति होती है ना क्लास में, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट आप एक तरह से हो, ठीक। ये देखो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स आप लोग मतलब स्वीकृति ग्रहण करना, एक तरह से बोल सकते हैं स्वीकृति। एक्सेप्टेंस किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। और ये देखो एक्विंटेंस, एक्विंटेंस मीन्स क्या होता है? एक्विंटेंस मीन्स होता है मतलब परिचित, परिचित इसका मतलब होता है। तो इसकी भी स्पेलिंग याद करें ना, काफ़ी ये फेमस है, काफ़ी ये फेमस है। मैं शायद मतलब कोविड से पहले मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें ये शब्द आया हुआ था, ये एक्विंटिस, ठीक है, इसका साइनोनियम पूछा हुआ था। तो इसका फ़ैमिलियर होता है, फ़ैमिलियर मीन्स परिचित, काफ़ी मस्त शब्द है। चलो देखो ये इंग्लिश तो यही है यार, आप 10th क्लास की सारी सब्जेक्ट आप इंग्लिश पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, उसके अलावा नॉर्मल ये साइंस है इसको पढ़ लो, ये आपकी आगे बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। और जो आप 11th और 12th में पढ़ोगे ना, वो मतलब ज़्यादा आपके काम आगे नहीं आएंगे। जैसे आप 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो मतलब 11th 12th की होती है, वो केवल ना समझ जाओ कि जेई और नीट में काम आती है, जेई और नीट में। और उसके अलावा नॉर्मली एयरफोर्स में भी काम आती है, ठीक है, और नेवी में काम आती है। केवल ये एग्ज़ाम को छोड़कर और जो भी एग्ज़ाम है, कोई भी आप एग्ज़ाम का नाम ले लो, उसमें ये 10th लेवल पे जो मैथ आप पढ़ते हो वही आता है। तो आप समझ सकते हो 10th लेवल पे जो मैथ होती है ना, या जो साइंस होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही हर जगह आती है, जिसको आप एक तरह से अंक गणित बोलते हो। क्लियर है? चलो यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। 7वें के बाद 8वें प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि ही जंप्ड। ओके, ये लग रहा है कि प्रीपोजिशन से, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न है। ही जंप्ड डॉट डॉट दी वेल टू सेव दी ड्रोविंग गर्ल्स, मतलब ही जंप्ड मतलब वो कूद गया एक तरह से। कहाँ कूद गया? अब देखो जंप जो होता है वो इंटो प्रीपोजिशन लेता है। जंप इंटो दी वेल टू सेव दी ड्रोविंग गर्ल्स, मतलब डूबती हुई गर्ल को बचाने के लिए, मतलब वह मतलब कुएं में कूद गया। तो यहाँ पे इंटू भराएगा। क्लियर? इंटू हम लोग का प्रीपोजिशन होगा ये वाला। अब चलो आगे हम लोग अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का खत्म हो गया। अब देखो हम लोग का 9 और 10 प्रश्न कैसा होगा। तो 9 और 10 नंबर जो प्रश्न होगा, यहाँ पे आपको पैसेज बेस्ड ये भी होगा। यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा और इस पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 और 10 दो क्वेश्चन पूछा रहेगा, ऑब्जेक्टिव, इनका आंसर देना होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो अब ये आपका ये मतलब पैसेज होगा, ये आपके बुक से होगा, ठीक है, और बुक में भी प्रोज वाले सेक्शन से होगा, प्रोज के किसी चैप्टर से होगी। तो आप ये पहले से ही पढ़े रहोगे, क्योंकि भाई प्रोज का सारा चैप्टर आप पहले से ही पढ़े हो, तो शायद आप इसको ना भी पढ़ो तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक, तो चलो
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये पैसेज किस चैप्टर से है, तो आप लोग पढ़ोगे कि आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वयं। यहीं से आपको पता चल रहा है, ये मतलब ये काफ़ी फेमस चीज़ है। विथ बेबी विथ देयर सॉरी विथ 3 बेबी डकलिंग्स, ये मतलब ये आप एक आपका चैप्टर है प्रोज में, आपने नाम सुना होगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक्स, उसी का मतलब उसी का ये है, ठीक है। ये पैसेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक है, कि एन एनेज पोएम्स, मतलब इस पोएम में, एनेज के पोएम में, द डकलिंग्स एंड फादर स्वयं सिम्बोलाइज, जो डकलिंग्स है और फादर स्वयं है वो किसको सिम्बोलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ये तो चैप्टर में कि जो ये डकलिंग्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है और फादर स्वयं ये किसको सिम्बोलाइज या रिप्रेजेंट करता है। तो डकलिंग्स एन ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और फादर स्वयं ये मतलब इस जो उसके मैथ टीचर थे, ठीक है, उसको शायद, ठीक है, नहीं नहीं एन ए को मतलब नहीं, ये मैं गलत बोल दिया, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे जो डकलिंग्स है वो एन ए को और जो फादर स्वयं से वो मिस्टर के सिंह को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। ये हम लोग का मतलब एक तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स ये गलत, एन ए एंड नाइबर्स गलत, और क्लास एंड स्कूल्स ये भी गलत हो जाएगा। चलो अगला हम लोग का, अगला, हाँ नहीं मैं सही बोला, कोई दिक्कत नहीं। ये एन ए जो लड़का था और मिस्टर के सिंह उसके मैथ के टीचर थे, ठीक है, मैथ टीचर थे। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग का अगला प्रश्न है, इस 9 के बाद 10 नंबर, ये पैसेज में इसका आंसर है, मतलब इस क्वेश्चन का, चूंकि ये पैसेज हमने पहले से ही पढ़ रखा है, क्योंकि ये हम लोग का चैप्टर का पैसेज है, तो बिना पढ़े भी हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है कि मिस्टर केसिंग एंड मिस्टर केसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर विकास, मतलब जो मिस्टर केसिंग है उन्होंने जो एन है उसको काफ़ी एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, बिकॉज क्यों दिया कि ही हेटेड हर, मतलब वो उससे हेट करते थे। सबसे पहले ये मतलब मिस्टर केसिंग कौन थे, तो ये एन ए जो है इसके मैथ टीचर थे, आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उन्होंने एन ए को क्यों एक्स्ट्रा होमवर्क दिए, तो ही हैड उन्होंने इसलिए दिए थे कि क्योंकि वो क्लास में काफ़ी बातें करता था, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, एन ए हैड नहीं, ये भी गलत। देखो एन ए टॉक्स टू मच इन द क्लास, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो चूंकि हमने ये चैप्टर में, ये चैप्टर है, ठीक है, ये आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ये आप लोग का मतलब गद्य पाठ में संकलित ये चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 3 है। तो हमने पहले से पढ़ा है, तो इसका हम लोग आंसर दे रहे हैं, नहीं तो इसमें आप लोग पढ़ोगे ना तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर इस पैसेज में मिल जाएगा। तो चलो आप पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। 9-10 हम लोग का क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग 11 कर लेते हैं। इधर आता हूँ और इधर 1 मिनट इधर आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 से 13 यानी मीन्स 11, 12, 13 तीन थे यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो तीनों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो जो ये 11, 12, 13 क्वेश्चन हो, इसमें क्या पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, और यहाँ क्वेश्चन पूछा है, यहाँ खाली स्थान में भरना है, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है, यहाँ पे खाली स्थान में भरना है, क्या भराएगा। तो देखो ये तीनों क्वेश्चन रहेंगे, जो 11, 12 और जो ये 13 रहेंगे, ये भी आपके प्रोज से ही रहेंगे, प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये डायरेक्ट रहेंगे, ये डायरेक्ट आपसे पूछा है देखो क्वेश्चन, न कि पैसेज बेस्ड रहेगा। अभी हमने पीछे देखा जो 2 क्वेश्चन वो आपके मतलब प्रोज से थे, लेकिन वो पैसेज बेस्ड थे, मतलब एक पैसेज दिया था उसी के आधार पे आंसर देना था, क्योंकि यहाँ पे पैसेज नहीं दिया है, डायरेक्ट मतलब पूछा गया क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको चैप्टर जो भी हैं, मतलब सारे के सारे चैप्टर क्लियर होने चाहिए, तभी इसका आप आंसर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मंडेला, यानी मंडेला वाले चैप्टर से पूछा है, मंडेला पास्ड डॉट डॉट ईयर इन जेल, मतलब मंडेला जो है जेल में कितने वर्ष पास्ट किया है, ये यहाँ पे वही भरना है। 27 ईयर या 32 डेज, एक तरह से बोल सकते हैं, नहीं ईयर 32 ईयर या 27 ईयर, चूँकि यहाँ पे ईयर है तो सब ये ईयर में होगा, या 32 ईयर, 32 ईयर, या फिर 30 ईयर, या 29 ईयर। तो इसमें से कौन सही होगा, तो चूँकि सब लोग जानते हो भाई कि 27 ईयर बिताया था, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है हम लोग का 12 नंबर यानी 12 नंबर की महासीर इज अ डॉट डॉट डॉट
फाउंड इन कुर्ग। देखो ये आप लोग का किस चैप्टर से ये प्रश्न है? आप लोग ये महासीर क्या है? एक मछली है, ठीक है, काफ़ी फेमस मछली है। और यह आप लोग देखो, आप चैप्टर 4 अपना पढ़ोगे प्रोच का ना, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको 3 सिलेबल मिलेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग टी ऑफ असम, तो उसी में जो कुर्ग है ना, कुर्ग वाला, उसी में का ये है। तो यहाँ पे कह रहा है कि महासीर इज अ, मतलब महासीर इज अ मतलब महासीर एक है, क्या है? खाली स्थान, फाउंड इन कुर्ग, जो मतलब कुर्ग में पाई जाती है। तो क्या है? लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, या स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर है, या स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश है, ठीक है, या लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर है। अब देखो ये क्या थी? एक मछली थी, कैसी थी? तो ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश थी। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर? आपने ये कुर्ग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 13 नंबर, ये देखो, द बस कंडक्टर वाज अ मैन। कैसा जो बस कंडक्टर था वो कैसा आदमी था? ये आप लोग मैडम राइस दिवस वाले चैप्टर से ही ये है, ठीक है। तो उसमें बस कंडक्टर भाई एक मतलब मजाकिया आदमी था, ठीक है। तो ये पूछा है बस कंडक्टर वाज डैट मैन, तो कैसा आदमी था? रूड था? नहीं भाई, रूड थोड़ा था। जोली, जोली यानी वही मजाकिया, एक तरह से इसका मतलब होता है मजाकिया। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेल्फी नहीं, सेल्फी थोड़ा था, स्टेंस नहीं। तो हम लोग का इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 14 और 15 दो थे यहाँ पे क्वेश्चन है। और देखो ये आपका, यहाँ पे देखो ये आपका, ये अब आपका पोएट्री से आप लोग का क्या दे देगा कि पोएट्री से कोई 4-5 लाइन दे देगा, और इससे रिलेटेड दो ठे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है और आगे 15 नंबर पूछा है, तो इनका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी यही से पता चल रहा है कि ये जो अमांडा वाला आप लोग का चैप्टर है पोएट्री में, शायद चैप्टर नंबर 4 है ना, तो उसी का ये मतलब पैसेज दिया हुआ है। तो इसके आधार पे क्वेश्चन यहाँ पूछा है 14 और 15, 15 उस बगल है। तो चलो इसका आंसर हम लोग दे लेते हैं। चूंकि आप जान गए कि अमांडा से है, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। यहाँ पे सीधे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हु इज दी स्पीकर इन दी एबव लाइन्स, मतलब इन एबव लाइन में स्पीकर कौन है? तो भाई अमांडा के भाई पेरेंट्स ही तो यहाँ स्पीकर है, क्योंकि वही बार बार अमांडा को मतलब मना करते हैं कि डोंट बाइट योर नेल, या डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। तो उसके मतलब जो माता पिता है, उसके पेरेंट्स है, उसको बार बार ये मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कौन है भाई? हु इज द स्पीकर इन दी अबव लाइन्स, तो कौन है? अमांडा है? नहीं, अमांडा थोड़े, हर पेरेंट्स, सही बात है, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स गलत, हर नाइबर्स गलत, हर पेरेंट्स उसके माता पिता हैं, ठीक। उसके बाद चलो अगला हम लोग 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इधर आ जाते हैं, 1 मिनट मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हो, काफ़ी मस्त ये भी प्रश्न है। आप लोग देख सकते हो कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकाज, जो स्पीकर है वो इस प्रकार बोलता है, बिकाज क्योंकि, मतलब किस प्रकार बोलता है, मतलब वही बार बार अमांडा को मतलब मना कर रहे हैं। स्पीकर मीन्स वही उसके पेरेंट्स, माता पिता। ऐसा क्यों बोलते हैं? बार बार अमांडा को मतलब मना कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं? कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे यहाँ पे मतलब अपने नेल को कट मत करो, या हंच मतलब ऐसे मतलब झुक कर मत बैठो। आपने पढ़ा होगा पोएट्री का ये अमांडा वाले चैप्टर उसमें। तो ये क्यों मना कर रहे हैं भाई? द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक, मतलब ऐसा जो स्पीक मतलब बोल रहे हैं बिकाज, क्योंकि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल थी भाई। ये इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, मतलब मतलब जो अमांडा है हमेशा मतलब गंदे टाइप की, एक तरह से बोल सकते हैं कि रहती थी। तो मतलब नहीं यार, ये गंदे टाइप की वो मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। और देखो यहाँ अनरूली गर्ल्स मीन्स एक तरह से अनियंत्रित उपद्रवी मतलब वो थी, तो ऐसा भी नहीं है। अगला है कि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, तो ये बिल्कुल हम लोग का एक तरह से बोल सकते हैं कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा, मतलब वह उसके माता पिता अमांडा को डांटना चाहते थे, इसलिए मतलब ऐसा कह रहे थे। तो इसका मतलब भी कोई नहीं बनता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। क्लियर? चलो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ 16 से 20 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से जो क्वेश्चन नंबर 20 होंगे, ये मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो सप्लीमेंट्री है, जैसे आप लोग जानते हो कि आप लोग की जो बुक है
एक प्रोज का सेक्शन है, एक पोएट्री का सेक्शन है और अंत में एक सप्लीमेंट्री का सेक्शन है। ठीक, तो ये 16 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे, यानी 5 प्रश्न, 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 प्रश्न जो होंगे, ये आप लोग के 5 प्रश्न आप लोग के सप्लीमेंट्री जो रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से होंगे 5 ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आप लोग के पूछे रहेंगे। तो चलो इनका हम लोग आंसर देते हैं एक क्वेश्चन का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर कि इट वाज अ टेम्पटेशन। ये टेम्पटेशन का मतलब क्या है कि प्रलोभन, एक तरह से बोल सकते हैं, प्रलोभन। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। भाई ट्रिकी कौन था, आप लोगों ने ये मतलब सप्लीमेंट्री में आप चैप्टर पे होंगे और ट्रैम्पस ऑफ सर्जरी, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिकी क्या था, एक डॉगी था, एक कुत्ता था। ठीक है, तो जो मतलब एक तरह से जो मतलब डॉक्टर थे जो टिकी का इलाज कर रहे थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो अपने पास उसको मतलब एज अ गेस्ट मतलब रखना चाहते हैं अधिक दिनों तक। तो ऐसा क्यों वो रखना चाहते थे? क्योंकि भाई जो मतलब टिकी की जो मालकिन थी, ठीक है, मिस्टर पंपरे, वो मतलब काफ़ी धनी थी और वह मतलब ट्रिकी को खाने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें और साथ में डॉक्टर को भी खाने के लिए सब अच्छी-अच्छी चीज़ें मतलब भेज रही थी। ऐसे तो शायद मतलब ट्रिकी के लिए ही भेज रही थी, मतलब लेकिन उसको ना देकर उस उन सब का मतलब आनंद वो मतलब डॉक्टर लेते थे। तो इसलिए उसको मतलब अपने पास परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे कि हम लोग जब तक रखे रहेंगे ये सब आता रहेगा और हम लोग खाते रहेंगे। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि मिस्टर पंपरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। मतलब जो मिस्टर पंपरे है, पंपरे जो मतलब ये एक लेडी थी, मतलब जो ये ट्रिकी यानी इनका ये डॉगी था, उसके इलाज के लिए उसको मतलब मतलब जो मतलब जेम्स हैरियट थे यानी जो डॉक्टर थे वो ले गए थे। तो वो जो मतलब मिस्टर पंपरे है वो उसको वापस मतलब नहीं लाना चाहती थी। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये गलत है। अब देखो, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, इसका कोई मतलब नहीं औचित्य बनता। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट। ओके, ट्रिकी फास्ट रिकवरिंग नहीं कर रहा था, इसलिए मतलब वो मतलब एक तरह से हॉस्पिटल से नहीं निकाल पा रहा था। तो ये भी गलत है भाई, ट्रिकी मतलब एक तरह से मतलब ठीक ठाक था। मिस्टर पंपरे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल डैट दी डॉक्टर्स इंजॉयड। तो ये बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि मिस्टर जो पंपरे थे यानी मैं बार बार पंपरे बोल मतलब पंपरे ये लेडी हैं, ठीक है, ये क्या थी कि बहुत सारे ईटेबल मतलब चीज़ें यानी खाने योग्य चीज़ें भेज रही थी और जिसका आनंद डॉक्टर्स ले रहे थे, इसीलिए मतलब डॉक्टर्स मतलब क्या है था कि ट्रिकी को अपने पास मतलब रखे हुए थे और रखना चाहते थे। तो यही इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला हम लोग 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भाई 17 नंबर प्रश्न क्या है कि अनिल टाट हरी सिंह टू। ओके, यहाँ पे देखो, अनिल टाट हरी सिंह टू, यहाँ पे ये आप लोग का सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं, माफ़ करना चैप्टर नंबर 2 तो शायद ये है, ये हाँ शायद चैप्टर नंबर 2 ही है। ठीक है, ये तो शायद चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर ये 2 है, द थीप स्टोरी। ठीक है, द थीप स्टोरी, उसमें आप लोग अनिल के बारे में और हरी सिंह के बारे में पढ़ोगे, जिसमें अनिल आपका मतलब लेखक थे और हरी सिंह क्या थे, हरी सिंह भैया चोर थे। तो उसमें मतलब यहाँ कह रहा है कि अनिल टाट मतलब अनिल एक तरह से पढ़ाए हरी सिंह, मतलब हरी सिंह को, हरी सिंह टू मतलब वही हरी सिंह को क्या, कुक एंड राइट, मतलब कुक मीन्स भोजन बनाना एक तरह से, एंड राइट और लिखना, या फिर बी ऑप्शन कुक राइट एंड एड नंबर्स, यानी कुक करना पढ़ाया, राइट करना पढ़ाया और नंबर्स को ऐड करना पढ़ाया, या केवल राइट करना पढ़ाया, या कुक एंड ऐड नंबर्स यानी भोजन बनाना और नंबर्स को ऐड करना बताया। तो आप लोग पढ़ोगे तो उसमें कुक एंड राइट ये सही हो जाएगा, मतलब उन्होंने ये सिखाया। क्लियर, तो ये हम लोग का 17 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आप लोग देख सकते हो कि द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। ओके, मतलब ये जो मतलब इब्राइट है उसकी माँ ने उनको मतलब कौन सी बुक गिफ्ट की थी, उसका हमें यहाँ पे नाम बताना है, चार्ट है ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग का सप्लीमेंट्री में शायद चैप्टर 4 है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, उसी का है ये। तो कौन सी बुक दी ब्राइट की मदर उसको, तो दी ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स ये बुक दी। ठीक, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। अगला
18 के बाद 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन से डिस्क्राइब्ड मटिल्डा। ओके, मतलब जो मटिल्डा है ये आप जानते हो कि एक औरत थी, ठीक है, जो काफ़ी असंतुष्ट, सुंदर और एक तरह से मतलब अभिलाषी थी, एक तरह से बोल सकते हैं। तो अभिलाषी नहीं, मिडिल क्लास, ठीक है। तो मटिल्डा के बारे में क्या इसमें से कौन सा चीज़ें डिस्क्राइब करता है? तो वो रिच थी नहीं भाई, रिच नहीं थी। ब्यूटीफुल थी, हाँ ब्यूटीफुल थी। फैशनेबल थी लेकिन रिच नहीं थी। अगला तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है कि फैशनेबल थी, हाँ फैशनेबल थी। एम्बिशियस मीन्स एक तरह से बोल सकते कि अभिलाषी थी, मतलब काफ़ी चीज़ों की अभिलाषा करती थी, हाँ ये बिल्कुल राइट है। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ये भी बिल्कुल राइट है। तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और ये एम्बिशियस थी, ठीक है। मिडिल क्लास थी, सेटिस्फाइड नहीं थी भाई, हाँ संतुष्ट नहीं थी। उसके अलावा ये क्यों गलत है? ये यहाँ पे रिच है, वो रिच थी नहीं, तो ये गलत है। तो हम लोग का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मटिल्डा को मतलब उसके हाँ मतलब जो कॉम्बिनेशन से उसको ये दर्शाता है, ये ऑप्शन। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ये आप द नेकलेस वाला चैप्टर है ना, उसी में का ये है। उसके बाद हम लोग इसके बाद इधर एक प्रश्न आ जाते हैं, भाई गला सूख गया है, लेकिन चलो हम लोग लास्ट प्रश्न है ये, हम लोग इसको कर उसके बाद वीडियो को यहीं रोक देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मतलब इसको करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकाज, जो भोली है वो मतलब वाज सेंट टू स्कूल बिकाज मतलब उसको स्कूल भेजा गया, क्यों भेजा गया? अब देखो ये आप लोग का एक चैप्टर नंबर 4 ही है सुप्लीमेंट्री का, जिसका नाम ही है शायद भोली, ठीक है। तो भोली को स्कूल क्यों सेंड किया गया? फर्स्ट ऑप्शन कि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू शो, क्या मतलब ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगला है कि हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, ऐसा भी नहीं है भाई, ये भी गलत है। अगला है कि एवरीबॉडी इल्स सेंट हर डॉटर टू स्कूल, ठीक है, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन पैसेज के अनुसार ये सही एक तरह से नहीं होगा। हमें पैसेज मतलब सॉरी पैसेज बोल रहा हूँ, चैप्टर के अनुसार हमें मतलब सही गलत इसका आंसर चूज करना है, ना कि अपने मतलब साइकोलॉजी के आधार पे, ठीक है। तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। डी है कि इट वाज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज, तो आप लोग पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि यह उसके मैरिज के लिए नेसेसरी था, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसलिए उनके जो पेरेंट्स है या खासकर उसके फादर है उसको स्कूल भेजा, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार देखो हमने 20 जो ऑब्जेक्टिव थे, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी है, ठीक है, क्लास 10 का, इसके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इनको सॉल्व करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि जैसे मैंने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाया, शायद अभी तक आपने जितना भी वीडियो अगर ये देखा होगा किसी का, तो ऐसे नहीं किसी ने समझाया होगा, ठीक है। तो चलो, क्योंकि यार इंग्लिश मेरा तो सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करता हूँ यार, तो सीजीएल में इंग्लिश तगड़ी वाली आती है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग का आगे हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ जी मेरे दोस्त, इससे पहले मैं आपका जो हिंदी वाला है ना, हिंदी वाला मॉडल पेपर और मैथ वाला का भी सॉल्यूशन करा चुका हूँ, हिंदी वाले का सॉल्यूशन करा चुका हूँ और शायद साइंस वाले का भी करा चुका हूँ। तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या उनका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।